किया गया मंच वगैरह मानव किसी का सम्मान नहीं होगा। देखो कुछ आप झुके कुछ ये झुके और अपने ऐसा वार्तालाप रहता है कि जैसे जैसे करके एक हो और भले हो। अब मैंने ऐसा सुनने में आया कि भैया सुनो, सामूहिक हुआ सम्मेलन एक नहीं होगा, वही होगा और होगा। आज सामने आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, शब्दों के कारण ही आ रही है। जितनी तकलीफ आ रही है ये आप भाषण देते हैं, आपा बोल देते हैं, और ये शब्दों के कारण आ रही है। फिर कह रहा हूँ, चाहे युवा वाहिनी हो और चाहे अपने कैलाश पूरी जज हो और चाहे कोशिश जोड़ा हो, जब आप सही भी लोगों के नहीं बोलेंगे ना, मैं कह रहा हूँ समाज बाहर पकड़ेगी और समाज को जवाब देना पड़ेगा आपको। जाजब पे किसी प्रकार का कोई अपशब्द या किसी की रोक को या किसी की बैठ को आप नहीं करेंगे। प्रश्न बड़ा नहीं बड़े जाजब की समाज जाजब और ये तो जाजब कभी ना होगा कि समाज की जाजब इसलिए बोल रहे हैं, पहले वाले समाज को उसी समय जूते की काट करके निकालते थे। क्या बात कर रहे हो आप? आज वो समाज की समाज और फिर फैसले आज अध्यक्षिति है, मैं फिर कह रहा हूं अध्यक्षिति है तो वो समाज के कारण है, कोई भी पदाधिकारी है वो समाज के कारण है। समाज ने अगर किसी प्रतिनिधि को चुन लिया तो फिर उसका सम्मान करना भी समाज की जागरूकता का काम है। आप अगर किसी का अपमान करते हो, किसी की बात नहीं सुनते हो, तो ये तो पूरी जागरूकता की अपमान है भाई। अब मैं इस बात को छोड़ो, अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। दिनेश जी आओ, दिनेश जी आओ, एक लास्ट प्रयास और बैठ सकते हो तो कर लो, सीधी बात है। घूम फिर के मत आओ, किसी काम को बिगाड़ने में तुले हुए हैं तो बिगाड़ने है तो बिगाड़ दो, कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता है। अकार भी होगा, सारे फैसले होंगे, फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये भी समाज का काम है। मनोज जी भाई साहब ने मेरे को उदाहरण भी दिया, काफी बात हुई इस समझ में कि 3 सामूहिक सम्मेलन भी होते हैं, एक जोड़ा भी बनाते हैं, शादी भी होती है, सब चीज होती है, पर एक प्रयास अगर लास्ट हो सकता हो, कहीं विकल्प और हो आपके मन में दिनेश जी, तो और रख दो। मैं कह रहा हूँ जाजम बैठी हुई है समाज की, और कहीं भी विकल्प बैठ सकता हो तो इसको भी कंसिडर करना ठीक रहेगा मेरे साथ। अरे गरीब अमीर सब गरीब अमीर साजन समाज में यार, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आशीर्वाद तो ही भगवान को सबके है। बोले था तीनों विकल्प अगर सब मिलकर के गोटी डाल दे दिनेश जी, एक बात सुनो, गोटी अगर डाल दे और गोटी 4 पूजे के युवा बाइक के पक्ष में आ जाएगी तो तुझको जाना है, बोलो। वाह भाई, सब स्वतंत्र।
हेलो युवा की सभी कार्यकर्ताओं भोजन कीजिए, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए। आज तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। 4 बजे चौगले के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी राठौड़ का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बड़ा आयोजन किया। पटेल साहब की तरफ से खाने की व्यवस्था रही है जो उन्होंने बहुत हर चौगले में जिस तरह से की है बहुत बढ़िया की है। और जो समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन 2 होने जा रहे हैं उसको एक करने का और लास्ट प्रयास किया गया। लास्ट मीटिंग थी समाज के चौगले की, तो उसमें लास्ट प्रयास किया गया उसमें कि उनको समझाने का प्रयास किया गया कैसे भी करके जैसे तैसे किसी भी शर्त पे या किसी मामले को कंसिडर करके अपन एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कर सकते हैं। तो समाज के लिए बहुत हित में था, क्योंकि समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन करने की जो आवश्यकता पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि कोई गरीब आदमी, गरीब परिवार की लड़की या गरीब परिवार का लड़का जब घर पे शादी नहीं कर पाता है तो समाज के तौर पे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ऐसे परिवार को सरल तरीके से सुविधाएं मिल जाए, उनको कुछ आर्थिक लाभ मिल सके और आर्थिक सुविधा मिल जाए। तो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन 2 किए जा रहे हैं युवा वाहिनी द्वारा और कैलाशपुरी जाजम के द्वारा, तो उसमें भी लाखों रुपए समाज से ही चंदा लिया जा रहा है और उन्हीं को इसमें खर्च किया जाएगा। तो ऐसे में जब दोनों मिल करके एक साथ सारे पैसों को इकट्ठा करके समाज के जो जोड़े आ रहे हैं वर और वधू, तो वो पैसा उनको देने में या कोई आइटम देने में काम आता है, तो हो सकता है कि उनके लिए भविष्य में वो आइटम घर पे काम आता और उनको काफ़ी सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे तथा पारिवारिक तौर पे उनको सुविधा मिलती। इसलिए पर मीटिंग असफल रही और युवा वाहिनी मानने को तैयार नहीं है। तो कैलाशपुरी जाजिम की तरफ से हर संभव प्रयास कर दिया गया है, पर उन्होंने यह कह दिया है कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हमारी सारी साई पत्री और सारी तैयारियां हो चुकी है, तो उन तैयारियों को हम निरस्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे। जब हालांकि दोनों ही सामाजिक कार्य है और दर्जी समाज के कार्य ही हैं, परंतु जब पहले घोषणा हो गई थी कैलाशपुरी जाजम से, तो ऐसे में युवा वाहिनी को कहीं न कहीं कंसिडरेशन कर लेना चाहिए था। पर अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो भी समाज का काम है और समाज के काम को बनाने में ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। और युवा वाहिनी को आज भी मेरी ये सलाह है और एडवाइस है कि आप कैलाशपुरी जाजिम के साथ रहें। आप भी समाज के पार्ट हैं, समाज के भाग हैं, तो आपको समाज में कोई नवाचार होता है तो उसको बनाने का कार्य करना चाहिए। हाँ, ये भी संभावना प्रकट हो गई है। अगर किसी जनप्रतिनिधि की या किसी समाज के नेता की
अगर कोई पहुंच बढ़ानी है तो कोई न कोई टीम तैयार करके कोई तीसरी चौथी टीम और तैयार कर लो और वो अपने मार्फत अपना अस्तित्व जमाने का प्रयास कर सकते हैं। यह भी संभावनाएं पूर्ण है। वैचारिक पक्ष और कानूनी पक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। हाँ, दोनों पक्ष से मुझे भी यही लग रहा है कि दोनों पक्ष इगोइस्ट हैं और अपने अपने ईगो पे अड़े हुए हैं। क्या कानूनी पक्ष मजबूत होना चाहिए? कानूनी पक्ष इसमें है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब सामाजिक तौर पे आता है तो कानून गौण रहता है, समाज अपने आप में सक्षम है और ऐसे में कानून में कई बातें आती है तो भी सामाजिक स्तर से उनको निपटाई जाती है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि समाज में जो कार्यकलाप हो सकता है, समाज में जो समझौता हो सकता है, वो किसी भी रूप से कानून में संभव नहीं है। वैचारिक पक्ष भी ज़्यादा मजबूत मिलेगा, वैचारिक पक्ष है ही नहीं, ऐसा लगता है। वैचारिक पक्ष जब मानने कोई तैयार नहीं है तो वैचारिक पक्ष रखने से का कोई फायदा भी नहीं है। कोशिश काफ़ी की थी आपने? कोशिश तो काफ़ी की, समाज बंधु ने भी की, 6 चौकड़े हैं उन्होंने के अध्यक्षों ने भी की, कार्यकारिणी ने भी की, पर युवा वाहिनी कहीं जाकर के उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं हम लेट हो गए हैं तो हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है तो हम उसका समाज को क्या जवाब दें। कार्यक्रम करे कोई बात नहीं, लेकिन आगे की चुनौतियों में ध्यान रखें और किस पक्ष का ध्यान रखें, कार्यक्रम करें। हाँ, ये भी मेरा कहना है युवा वाहिनी से कि अगर किसी कार्यक्रम की है तो करने की अगर उनका मानस है तो वो जो पूर्व नियत कार्यक्रम है उनसे कोई अलग तारीख तय करके उस पर कार्यक्रम करे। समाज सारे चौकड़े उनके साथ है और वो तन मन धन से उनके सहयोग करेंगे उनको। के परिक्षेप में जो समाज के छोटे छोटे कार्यक्रम जो होते हैं उससे निसंदेह समाज की एकजुटता में काफ़ी सहयोग मिलता है। इससे बढ़ चढ़कर सभी समाजजनों को हिस्सा लेना चाहिए और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे की टांग खींचनी नहीं हो समाज में, और सबका जो भी पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों को तन मन धन से सहयोग करें। कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होवे और एक ऐतिहासिक फैसला ऐसा लें जिसमें समाज का हित हो, और अगर कोई पदाधिकारी समाज के विरुद्ध जिसमें समाज की मर्यादा भंग होती हो ऐसा कोई कार्य करना है तो पूरे समाज को एकजुटता दिखाकर उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बच्चों ने एक आवाज़ उठाई है, ऐसा लग रहा है कि बड़ों के लिए चुनौती खड़ी कर दी। बच्चों ने आवाज़ उठाई है और बड़ों के लिए चुनौती खड़ी कर दी। बच्चों की आवाज़ है जो वर्तमान परिक्षेप में जो भारतीय संविधान और जो समाज का विधान है, तो बच्चों का पॉइंट में आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो उनकी मांग है आधार कार्ड शादी को लेके, इसके कई कानूनी अड़चनें आती है, तो उस परिषद में जो भी पदाधिकारी है कोई निश्चित रूप से कोई उस पर कोई निर्णय नहीं कर पाएगा और निसंदेह इससे और काम रोक लगा नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक शादी होगी, दूसरा उसके देखा देख दूसरा और करेगा, तीसरा और करेगा, बढ़ रहा है, परंतु एक मजबूरी है। अब वापस अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी जो पदाधिकारी है उनको द्वारा अगर कहे तो भाई आप लिख के दो किस किस के परिवार में आधार कार्ड शादी हुई है, अंतर्जातीय विवाह हुआ, तो वो कोई लिखने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उनको पता है जो ही हमने लिख के दिया तो हमारे खिलाफ संबंधित व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करने के लिए अगर रिपोर्ट दे देगा पुलिस में तो निसंदेह जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता आज के परिषद में। तो मैं तो समाजजनों से ये अपील करता हूँ, जो बिंदु युवाओं ने उठाया है इसको गौण माने और निसंदेह कोई अपना समाज ही अकेला नहीं है। आज के इस परिषद में कोई समाज अछूता नहीं है, हर समाज में अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं और सभी समाज में जो पदाधिकारी हैं वो अपना लिया है। वो समाज में शिक्षा सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, शिक्षा पे, ज़मीन पे, और अपना समाज केवल इस बागी दागी के चक्कर में पड़ रहा है और समाज में विघटन की स्थितियाँ पैदा कर दी है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि एकनाथ सबका पल्ला करे। समाज के जो वरिष्ठ होते हैं वो पिता का दर्जा होता है, वरिष्ठ होती है, पिता का दर्जा होता है, जो बड़े होते हैं। एक बड़ों के लिए एक चुनौती हो जाती है कि अपने परिवार को कैसे साथ में लेके चलें, क्योंकि वो किसी भी हाल में बिगड़ता नहीं देखना चाहते। नहीं, इस जगह आपका कहना है बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, कुछ जो पदाधिकारी रहे हैं जाजम के, वो पदाधिकारी पर्दे के पीछे रह के इन युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति, आज की जो परिस्थिति पैदा हुई है
उनकी वजह से हुई है। युवाओं के दिल में कुछ नहीं है। युवा तो ये चाहते हैं इसमें कुछ प्रतिबंध लगे, परंतु इसके पीछे युवा की जो कंधा है यूज हो रहा है, पर टैगर किसी और के हाथ में है। तो मैं उन टैगर दबाने वाले से आग्रह करूंगा वो टैगर से अपनी अंगुली हटा दें और जो मुख्य जाजम है कैलाशपुरी, उस जाजम के साथ जुड़ें और समाज विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं यही आशा करता हूँ सभी समाजन, युवा, माँ शक्ति सभी कैलाशपुरी जाजम से पूर्व की तरह जुड़े रहेंगे। बड़े पद पे भी रहे, अधिकारी भी रहे, आपका ये विज्ञान क्या कहता है कि अगर इसको रोका नहीं गया या अगर समाज बिखर गया तो फिर जोड़ने में कितना समय लग जाएगा? निसंदेह आपकी बात सही है। समाज बिखरा होने के बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें समय रहते हैं, कुछ आवश्यक जो कदम उठाने चाहिए, परंतु आप कानूनी रूप से अलग जाके आप ऐसा निर्णय भी नहीं ले सकते हो जो वो आपके खुद के खिलाफ ही हो जाए। और जो पदाधिकारी होता है उसको तो समाज के सभी उच्च वर्ग है, मध्यम है, परिवार निम्न स्तर पे है, सभी को साथ लेकर चलने के लिए उनकी चुनौती होती है। और जाजम में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। जाजम का प्रत्येक व्यक्ति निसंदेह बिल्कुल जाजम के लिए सर्वोपरि है, ये मेरा मानना है। अब कोई उसको गलत ढंग से पेश करे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद। संशोधन कर दूँ, मैं अभी पूर्णतया जवान की तरह से पूरा काम करता हूँ, सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक। तो बुजुर्ग शब्द मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं सबको साथ लेकर के चल रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो आज कार्यविधि हुई, जो कार्य का तरीका था, वो समाज के लिए घातक था। समाज को एकता करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, समाज को साथ रखने के लिए कुछ व्यक्ति ऐसे प्रयास करें कि समाज टूटे, समाज में विघटन आए और समाज में जो परिस्थितियाँ चल रही है वो और गहरी हो और वो बैठ करके बाहर बैठ कर आनंद लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आप पद पर थे या कभी पद पर आएंगे, समाज में पद बदलते रहते हैं, इसका वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप पद पर हैं, पद की मर्यादा रखें। जिस समय हम पद पर थे तो हमारे क्या विचार थे वो ध्यान रखें, अब जो पद पर है उनके प्रति क्या विचार है वो ध्यान में रखें। हम सभी समाज के बंधु हैं, सबको एक दूसरे की प्रॉब्लम, समस्या समझनी चाहिए। सामूहिक विवाह किसी एक टोकले का या एक व्यक्ति का या एक अध्यक्ष का नहीं है। सामूहिक विवाह कैलाशपुरी जाजम को मानने वाले सभी सदस्यों का है। तो सभी सदस्यों को अपने पूर्ण भावना सामूहिक विवाह समिति नाहरदवार को अर्पित करनी चाहिए और कैलाशपुरी जाजम का सम्मान करना चाहिए। यदि आप कैलाशपुरी जाजम का सम्मान नहीं करते हैं तब ये परिस्थितियाँ पैदा होगी और समाज में विघटन की स्थितियाँ आएगी। जाजम सबसे बड़ी है और हम जाजम के प्रति समर्पित हों, यह समय की मांग है। समय की मांग के प्रतिकूल यदि हम चलते हैं, कैलाशपुरी की मर्यादा को भंग करते हैं या कैलाशपुरी की मर्यादा के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैलाशपुरी को भूल जाएगी या कैलाशपुरी का सम्मान नहीं करेगी। आज की पीढ़ी फिर भी कैलाशपुरी का सम्मान कर रही है, उसके हिसाब से कार्य कर रही है, लेकिन हम अगली पीढ़ी को क्या संदेश देके जा रहे हैं कि भाई कैलाशपुरी का कोई महत्व नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। हम कैलाशपुरी हमारी पुरखों की दी हुई छाती है, उस छाती का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अभी किसी कारणों से पथ विमुख हो रहे हैं या अपने पथ को बदल रहे हैं, वे कैलाशपुरी का अपमान नहीं, पूरे सभी टोकरों का, सभी टोकरों के समाज सदस्यों का, पूरी कैलाशपुरी की भावना का जो हमारे बाप दादाओं ने स्थापित की है, उन भावनाओं को नष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। वो भावनाएं हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने मेहनत करके बनाई है। कैलाशपुरी की जो हमारी संपदा है, हम यदि उसको विनष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ियाँ, आपके आने वाले बच्चे हमको गालियाँ देंगे कि आप योगी नहीं थे और आपने समय पर मुकाबला नहीं किया डट के। इस कारण से परिस्थितियाँ हैं कि आज सब अलग अलग हो गई और कैलाशपुरी जाजम की मान्यता खत्म हो गई। आने वाली पीढ़ियाँ इस बात के लिए हमको याद करेगी कि ये जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि थे जिन्होंने कैलाशपुरी को नष्ट करने में अपना पूरा योगदान दिया, अपना पूरा समय कैलाशपुरी को बर्बाद करने में दिया। तो ऐसा नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि हम ये एक मिसाल कायम करें कि हम एक हैं, हम साथ हैं और कैलाशपुरी की मर्यादा ही हमारा कर्तव्य है। हम सभी मिलकर के कैलाशपुरी की मर्यादा के लिए पूर्ण प्रयास करें। प्रयास कभी ख़त्म नहीं होते, प्रयास निरंतर चलते रहते हैं। हम सभी का दायित्व है कि अपने प्रयासों को बनाए रखें और यदि कोई विघटनकारी तत्व आते हैं तो उनको अलग करें।
उनको समझाएं, उनसे बात करें, उनका मन लें वो क्या चाहते हैं, आखिर वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि कैलाशपुरी की मर्यादा भंग हो रही है। सभी बंधुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है, सादर प्रार्थना है कि वो इस बात को ध्यान रखें कि वे हमला कैलाशपुरी पर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी अध्यक्ष पर नहीं कर रहे हैं। ये सभी हमले हो रहे हैं और कैलाशपुरी जाजम पर हो रहे हैं और कैलाशपुरी जाजम का इसमें नुकसान हो रहा है। हम सभी को ये समझना है, हम जाजम की मर्यादा को बनाए रखें। आप सभी को धन्यवाद। आपकी क्या लगती है, जख्म हो जाता तो इलाज करना चाहिए, काट के फेंकना चाहिए? इलाज होना चाहिए। एक इलाज दोनों मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। एक हद तक डॉक्टर पूरा प्रयास करता है कि जख्म को ठीक कर लिया जाए। कई अपने कैंसर भी होता है, कई अपने पैरालिसिस भी होता है, तो पूरा हद तक एक हद तक डॉक्टर ये प्रयास करता है कि हम इसका इलाज करें, दवाइयों से ठीक करें। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि जब डॉक्टर ये कहता है कि भाई ये अंग नहीं काटा तो ये जहर है, पूरे शरीर में फैल जाएगा। कई बार आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जो एम्स हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, विश्व के बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी अंग को हटाया जाता है। इस कारण से हटाया जाता है कि ये जहर जो है पूरे शरीर में नहीं फैल जाए। तो दोनों ही प्रक्रिया है, पहले आप उसका इलाज करो, दवाइयाँ दो, जो भी आपके पास समाधान है वो समाधान करो, लेकिन एक हद ऐसी आ जाए कि भाई वो जो अंग है पूरे शरीर को विनाशकारी परिस्थिति की ओर ले जा रहा है या वो जहर पूरे शरीर में फैल रहा है, तो उस अंग को काट करके फेंक देना ज़्यादा उचित होगा, बनिस्बत कि हम स्वयं खत्म हो जाए। समाज कितना है, कितना समाज है। एक छोटा सा फूल का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को बांध के रखना है, तोड़ने नहीं। जीवन में जोड़ना सबसे बड़ी नीति होती है, जोड़ना। और जो सामूहिक विवाह हो रहा है, 13 साल के बाद ये सामूहिक विवाह वापस रिटर्न हो रहा है, तो क्यों ना सभी समाज मिलके, सभी जने मिलके एक साथ एक मुश्त इस समारोह को करें। अभी बहुत टाइम है, अभी जैसे जवानी आई है, ये सभी आए, अच्छी बात है। समाज में युवा जुड़ता है तो बहुत बड़ी बात है। युवा से ही बोला जाता है रीढ़ की हड्डी, समाज की रीढ़ की हड्डी, भारत की रीढ़ की हड्डी, समाज की रीढ़ की भी हड्डी भी वही है। सब युवा जो हैं उसको संभलो, उसमें थोड़ी सोच विघटन हो रही है, उस सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट करके सही दिशा में उसको डाइवर्ट किया जाए। लोग क्या कर रहे हैं, उस भ्रमित करके उन लोगों को आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, वो एक गलत है। सभी संगठित रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। जैसा अभी यहाँ एक भाई साहब ने बोला था हमारे समाज के कि ये कुमार समाज की हवेली है, तो ऐसी हवेली बहुत सी जगह हो सकती है। उसके लिए प्रयत्न करें युवा, बुजुर्ग नहीं, युवा प्रयत्न करें। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो युवा अपने हाथ में लें और उसको संगठित होके उसको आगे बढ़ाएं। बहुत समाज में बहुत से काम करने हैं, तो उसको बढ़ाएं, घटाया नहीं जाता। 2 भागों में विपरीत नहीं किया जा सकता है। समाज को यूनिटी बनानी है, यूनिटी रखनी है, तो उसके लिए सर्वोपरि है कि सभी एकजुट हों। और अपनी तो हम सभी की यही भावना है, एक हों, श्रेष्ठ हों, बस। और प्रभु इच्छा आगे की। इसलिए यूँ एक देखो, सरकार भी और राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार भी नारी जाति का पक्ष लेती है, ठीक है। साल में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं, उस दिन परिवहन के लिए, रक्षाबंधन के लिए और महिला दिवस पर इनके लिए रोडवेज भी फ्री रखती है। ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट नारी जाति का पक्ष नहीं ले रही है। पुरुषों से भी ज़्यादा नारियों को आज के ज़माने में आगे लाया गया है। ये कई अपवाद होते हैं, इस कारण से ये अपवाद नहीं होने चाहिए। और प्राचीन काल में राजपूतों की नारियाँ अपने कोटे परकोटे के बाहर नहीं निकलती थी, उनको पर्दे में रहना पड़ता था। और पर्दे का मतलब जो ही आप आते हो, एक सामने दीवार और एक कोठी बनी हुई होती थी, उसे साइड में जाकर के फिर वो अंदर जाती थी और स्नान ध्यान करना और जो कुछ भी घरेलू काम और सब कुछ बाहर का काम उसका घर का पति करता था। नारी अपने अंदर ही रहती थी। ये तो राजपूतों की बात है। और दूसरी जगह भी जैसे मुगलों ने अपने ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, तो उन्होंने चित्तौड़ के किले भी फतेह करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी वहाँ पर गया, लेकिन ये उसको फतेह नहीं कर सका। लेकिन अपने यहाँ पर एक शुरू से कहावत है कि अतिथि देवो भव। जब उनको मेहमान को वापस छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने उस वक्त महाराणा साहब को गिरफ्तार कर लिया था और वो
वहीं पर उनको पकड़ लिया। तो संदेश भेजा गया दूतों के द्वारा कि भाई तुम जौहर करो। तो ये दिल्ली का गौरव और इतिहास है। तो संसार में ऐसा कोई किला नहीं, दिल्ली और ये चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़, ऐसा अडिग किला ना तो कभी हुआ ना होगा। और इस किलों के पीछे ऐसे इतिहास है जो बहुत सारों के आज के युवाओं को तो मालूम ही नहीं है। मैं उस टाइम की बात करता हूँ कि महाराणा ने टोकरी में बैठा करके चित्तौड़ से उदयपुर भेजा गया था महाराणा उदय सिंह जी को, और फिर यहाँ से कुंभलगढ़ किला जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुम्भा ने करवाया है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ है। इस मेवाड़ की ये गौरव गाथा है। उन सभी महापुरुषों ने, महाराणाओं ने, राणाओं ने हमारी नारी शक्ति और महिला शक्ति के लिए अपने पूरी जान दे दी और जान न्यौछावर कर दी। पन्ना दाय ने इस मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने पुत्र की जान दे दी। जय हिंद, जय भारत। ये मंथन सुबह से चालू है कि कैलाशपुरी जाजम और युवा वाहिनी इतना समझाया, सब कुछ ऊपर के मन से एक है लेकिन अभी अंदर के मन से एक नहीं हो सके। यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अगर दोनों एक हो जाते हैं तो सभी युवा नाथद्वारा, कैलाशपुरी और फतेहनगर, मातृकुंडिया अगर एक होकर के एक ही डेट में, एक ही तारीख को अगर शादी होती, बड़ी ज़ोरदार शादी होती। तुलसी जी संग शालिग्राम जी या रामचंद्र भगवान सीता जी और जितने भी दूसरे जोड़े होते, बड़े धूमधाम से, बड़े धड़ल्ले से हम उस शादी में रहते हैं और माहौल ऐसा बन जाता कि अद्वितीय माहौल बनता और सभी जने कहते हैं ओहो इसको कहते हैं शादी, सामूहिक विवाह अखिल भारतीय विभक्त क्षत्रिय समाज का। ये खुशियाँ है लेकिन सभी को एक होना चाहिए, कम से कम समाज के लिए तो एक होना ही चाहिए। मैं ना तो स्वयं के ऊपर जा रहा हूँ, अपने समाज के ऊपर जा रहा हूँ। सामूहिकता जहाँ सवाल है, जहाँ नाम ही आ रहा है सामूहिक विवाह का मतलब सब जने मिलकर के जो शादी करें वो विवाह, तो वो तो आनंद तभी आएगा कि हम सब जने मिलकर के उसको ससंपन्न आराम से निपटावें। बस यही हमारा फ़र्ज़ होगा। इस काम को कभी भी किसी की नज़र न लगे, आराम से सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस पुनीत कार्य को संपन्न करावे। मैं चार भुजा से नरेश राठौड़ आप सभी से यही अपेक्षा करता हूँ, साथ ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी एक जाजम पर बैठकर इसका निर्णय करके आराम से इस कार्यक्रम को, इस सामूहिक विवाह को निपटावें। बस भगवान चार भुजनाथ से यही प्रार्थना कि आप हमारे साथ रहें, अच्छी बुद्धि बल दीजिए और हमारे साथ रह करके इस कार्यक्रम को, इस समाज को, इस सामूहिक विवाह को संपन्न करवाने में आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ये समाज, हमारे जो संत शिरोमणि पीपा जी थे, अगर हम उनको हमारा आदर्श माने तो ठीक है। उस वक्त आज से 700 साल पहले राजाओं का राज था, उनमें बहुपत्नी विवाह भी होता था, लेकिन फिर भी जो सीता जी 12वीं रानी थी पीपा जी की, वो उनके साथ पूरा पतिव्रत धर्म पालन करते हुए उनके साथ गई और पीपा जी ने पूरा उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में समझो, अपनी धर्मानुरागी समझो, साथ लेके उन्होंने लोक कल्याण के लिए प्रस्थान किया और आए। तो अभी वर्तमान समय में जब समाज, देश, दुनिया आगे बढ़ रही है और हर जगह, हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर नेवी तक महिलाएं बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और मैं ये देख रहा हूँ अपने समाज में भी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं शिक्षा की दृष्टि से आज की तारीख में शिक्षित है, समझती है और जो देश में शिक्षा का प्रोत्साहन मिला उसका पूरा फ़ायदा हमारी युवतियों को, महिलाओं को भी मिला है। लेकिन यहाँ जो मुझे लगता है एक समस्या ये माइंड सेट की चली है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारा पुरुष प्रधान अभी भी आज से जो अंग्रेज़ों का काल समझो, मुग़ल काल में थोड़ी मानसिकता थी, उसी मानसिकता पे चल रहा है। ज़रूरत है आप अगर ये समझे कि बच्चा ये कर सकता है तो बच्ची भी वो कर रही है। तो आज अगर बच्ची के लिए, पत्नी के लिए पति वो अगर हर क्षेत्र में उसका हाथ बटा रही है तो क्यों ना आप अपने बच्चे को भी ये तैयारी करें कि भैया ज़रूरत पड़े तो तू भी अगर वो नौकरी कर रही है तो किचन में उसको बराबर का सपोर्ट दे। और अगर अपन अच्छी बहू चाहते हैं तो निश्चित रूप से बेटी को भी पढ़ाना पड़ेगा।
लेकिन हाँ ठीक है, शिक्षा का कहीं स्तर थोड़ा कम ज़्यादा है। तो पहले होता था कि बच्चे पढ़ती नहीं थी, कोई प्राइमरी पढ़ ली, लड़के कुछ पढ़ लेते थे तो भी वो निभाते थे, लड़कियों पत्नियों को निभाते थे। तो आज महिलाओं में बच्चियों को जो उनका भी माइंड सेट ये तो होना चाहिए कि भाई अपना सामाजिक फ्रेमवर्क ये है, शिक्षा ऊंची नीचे हो सकती है। अगर युवक अपने कार्य में ठीक है, व्यवसाय कर रहा है, तो उस बात पे एडामेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने निजी तौर से देखा है कि नहीं साहब हमारे तो सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। इस चक्कर में युवतियों भी ओवर एज हो रही है और उम्र के समय का तकाजा ये है कि इस दौर में अगर आपने उसको ठीक समय पे ठीक चीज़ नहीं होती है, आदमी को भूख लगेगी, खाना चाहिए, 1 दिन टालो, 2 दिन टालो, 3 दिन टालो, तो आपको समय के अनुसार कुछ चीज़ें, अच्छा परिवार है, हो सकता है बच्चे का एजुकेशन उस लेवल से नहीं हो जितनी बच्ची पढ़ गई है, लेकिन अगर परिवार अच्छा है, बच्चा व्यवसाय नौकरी कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ वैसे को आपको तरजीह देना चाहिए। बच्चे बच्चियों को आपको ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई एक समाज का फ्रेम, आज भले कई वर्ग बने, आर्थिक वर्ग बने, ये भी मैं मानता हूँ, जिसमें समान आर्थिक वर्ग वाले आज नेता में कहीं आप देखते हैं कि कहीं अदर कास्ट से इधर उधर कर रहे हैं, पर ठीक है वो वहाँ कर रहे हैं, पर अपने समाज का फ्रेमवर्क अगर उसको कम एलो कर रहा है तो हमें उसको तरजीह देना चाहिए, उसी अनुरूप अपने को संस्कार देने चाहिए और समाज में साथ लेके एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं अफवाह तो आज के दौर में सरकारें भी ये चाहती जातिवाद तोड़ने की कोशिश कर रही है, कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रही है, और हाँ। ये तो उनके लिए सीधे सीधा सफलता का कदम है। हाँ देखो, सरकार ने अब तक एक लंबे अरसे तक जिस सरकार ने देश पे शासन किया, उनकी मानसिकता कहीं कहीं सीधा सीधा सनातन को जातियों में बांटने कर रहा। और दुर्भाग्य की बात है, हम बढ़ते चले गए तो उस बंटवारे का भी फ़ायदा उठाने की वोटों की राजनीति में कोशिश की गई। तो कि जो एक उस तत्कालीन समय था कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, ओबीसी भी नहीं था बल्कि शेड्यूल कास्ट, ये मिलके हमारे वोटर हो गए तो हम सरकार चलाते रहेंगे, सत्ता पर। और उसी अनुरूप कुछ कानून भी बने। उस कानूनों का मकसद ही कहीं न कहीं दिखाने को तो ये था कि नहीं साहब हम जातिवाद आर्थिक विपन्नता को कम करने की कोशिश, पर हकीकत ये नहीं था। हकीकत ये था कि एक उस एजेंडा पे चले कि यार हिंदू सनातन कहीं एक हुआ तो जो सरकारें का राज कर रही थी वो नहीं कर पाई, और हिंदू एक हुआ, भगवान राम के नाम से हुआ, सनातन के नाम से हुआ, और सरकारें बदली। और मैं मानता हूँ कुछ लोग भले सहमत नहीं हो, लेकिन मोदी जी की सरकार ने सनातन के लिए काम किया। गर्व की बात है तो सरकार की नीति अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक नीतियाँ भी अपनी जगह चलती है। अच्छी सरकार की नीतियों का भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और नहीं है तो उनको भी छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शायद युवा वाहिनी की जगह आप होते, हाँ, अगर आप स्वयं उनकी जगह रह के देखिए तो आप क्या निर्णय लेते? मैं देखो युवा वाहिनी की जगह अगर, हालांकि मैं मानता हूँ कि जितना कदम उन्होंने आगे बढ़ा लिया, लेकिन समाज में कहीं जहाँ ज़रूरत हो थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी बड़े कोज के लिए, अगर बहुमत कहीं एक बड़ा वर्ग उस समाज का उनका भी समर्थन कर रहा है और कहीं कुछ बात बनती है, तो कहते हैं ना जैसे क्रिकेट में आपको बॉल तेज फेंकनी है तो आपका रनअप लंबा होना चाहिए, पीछे जाना पड़ता है। कहीं अगर ज़रूरत पड़ी 2 कदम पीछे हटने की तो समाज के सामने मैं सोचता, चाहे उसमें बड़ी कार्यकारिणी हो चाहे युवा वाहिनी हो। क्या रामचंद्र जी ये निर्णय ले सकता था क्या आज इस स्थिति में? हाँ, थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने इन्होंने आगे बढ़ा लिया। और आपने अगर देखा होगा तो मैंने अपनी बात ये कही थी कि अगर युवा, कुछ 2 कार्यक्रम हुए हैं, अब युवा इस दिशा में बढ़ गए हैं तो बिना कोई कटुता लिए दोनों सामूहिक विवाह हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, हो जाए। लेकिन इन सामूहिक विवाह के निर्णय से कटुता आगे नहीं बढ़े, समाज में समरसता बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये मैंने कहा। और मैं युवा वाहिनी का भी अगर होता तो मेरा कोशिश ये रहता है कि ठीक है साहब हम आएँ, आपका भी स्वागत है, आप भी आइए, ये भी करिए वो भी करिए, अपनी कटुता अपन इस विवाह में भी कटुता नहीं रखें, ये भी कर लीजिए वो कर लीजिए, आगे चलेंगे। हम भी आगे बढ़ गए, आप भी आगे बढ़ गए, लेट्स एंजॉय। तो आप ये मानते हैं ये कहीं की जहरीली चीज़ है, ये कहीं की जहरीली वस्तु है ये? हाँ, ये विभेद तो पैदा करती है ना साहब। समाज छोटा है, 20 लाख कहीं खर्च हुआ, 25 लाख 40 लाख कहीं एक खर्च हुआ, 50 लाख खर्च किए, एकता होती, 30 खर्चा 20 लाख समाज का बचता। ठीक है, प्रयास करने के बावजूद नहीं हुआ तो देखो बड़ा दुख के साथ जा रहे हैं। हाँ, हृदय पे दर्द है। हाँ है दर्द। मैं तो उस 2 गुरु पूर्णिमा मैं भी उसके पक्ष में नहीं था कि क्यों 2 जगह। हालांकि आपने कोशिश कब कोशिश, मैंने तो आह्वान किया था कि साहब आप झालावाड़ आइए, गुरु स्थान पर विभा जयंती मनाई, क्यों 2-3 कर रहे हैं। और ठीक है, आजकल अब अपने अपने विचार है, अपने अपने ही क्यों। आपने मेरे विचार सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल चारभुजानाथ की जय। मैं राजेश कनेरिया, चोकला पटेल, कैलाशपुरी जजम।
आज यहाँ सभी समाज जन बंधु जो भी पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय चार भुजा नाथ की जय। बोलो चार भुजा नाथ की जय। आज चार भुजा का संपूर्ण चोखले का भोजन प्रसादी चोखला पटेल साहब रतनलाल जी कनेरिया की तरफ से रखा गया है। सभी जने पधारे और सभी जनों ने खूब आनंद लिया है। यही प्रभु चार भुजा से करो तो विनती और प्रार्थना है कि आगे भी ऐसे आनंद हमको दिलवाते रहे और ऐसे आनंद दिलवाते रहे। बोल चार नाथ की जय। चार भुजा नाथ की जय। आज हमारे भाईजी श्री राजेश जी कनेरिया पटेल साहब की तरफ से चार भुजा में ये प्रसादी हुई है, उसका हमें बहुत ही अच्छा आनंद हुआ है। बोल चार भुजा नाथ की जय। भुजा नाथ की जय। मैं नाम राहुल कनेरिया और 6 चोगलों में दादा दादी की तरफ से जो प्रसादी हुई पूरा समाज ने बहुत आनंद लिया है। सबको बहुत मज़ा आया है और सब समाज का सब पधारे इधर और बड़ा अच्छा आनंदमय कार्यक्रम रहा है। जय। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं चौथी पीढ़ी का आनंद ले रहा हूँ। ये सब मेरा बाप दादा और पूर्वजों का आशीर्वाद है और आज हम सब साथ में हैं और पूरा परिवार एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम हुआ है और पूरा सबका सहमति से और आप सभी समाजजनों ने पूरा मान सम्मान बढ़ाया हमारा और पूरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ठाकुर जी एकलिंगनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि सबका आनंदमय मंगलमय जीवन रहे और रहे चार भुजा नाथ की। भागीदारी रही है। आज हमारे साथ में युवा वाहिनी जो है सेना है, उनसे हम थोड़ा पूछना ये चाहेंगे कि दोनों ही आप जब मिल रहे थे तो हंसी से मिल रहे थे, एक दूसरे का आदर भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कौन सा गैप हुआ कि युवाओं को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? जी स्वागत। ये क्या है कि समाजजन और सभी से मन भेद किसी से नहीं है, खाली विचार भेद है। विचारधारा की लड़ाई है। समाज सुधार के अमुक पॉइंटों पे ये लड़ाई चल रही है और अमुक जो पदाधिकारी हैं ये चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ को हम उनको समझा रहे, पहले गुरु पूर्णिमा करके दिखाया कि भाई अभी भी मीटिंग करो, बात सुनो, इसका रास्ता निकालो, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। फिर बोला ये भी होगा, कहते रहे फिर भी नहीं मान रहे थे। इसलिए ये 1 ही तारीख को 2 समूह विवाह हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको ये कार्यक्रम जो हाथ में आपने लिया ये पेड़ा वो तो जाएगा, मुझे पता है आराम से हो जाएगा। समाजगण और प्रजा साथ में है और ईश्वर का आशीर्वाद है। युवा वाहिनी सेना जो है आगे प्रगतिशील भविष्य क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? भविष्य बहुत बढ़िया देख रहे हैं। सारे साथी आपके साथ बहुत, अभी तो पहले 1000 थे, अभी तो गांव और जुड़ रहे हैं, टीमें खड़ी हो रही है। तो 2 महीने बाद तो और टीमें होगी, संपूर्ण मेवाड़ की टीमें खड़ी होगी। ये जो मामला पूरा जो ये प्रसंग का चल रहा है विवाह सम्मेलन का, क्या आप देख रहे हैं? किस नज़र से आप देखते हैं युवा वाहिनी सेना खास करके? मैं तो कह रहा हूँ, जैसे अभी एक समाचार मिला है, हमारा एक बंदा है नरेश कुमार पवार, वो 3रा सामूहिक विवाह कर रहे हैं। हमें खुशी की बात है, वो भी करें। वो भी देख रहे हैं कि भाई जो ये सही समाज की विचारधारा कोई उपयोग नहीं कर रहा है, खाली ममरे रख रहे अंदर। चाहे 3 हो या 30 हो, फायदा किसका होगा? भला किसी का नहीं होगा, खाली पदाधिकारी का होगा और किसी का नहीं होगा। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? क्या ये अभी क्या दोनों टीमों का सस्पेंस चल रहा है। हाँ, वहाँ पे 5100 रुपये रखे देखने के लिए कि रसीद फाड़ो और देख जाओ। हमने अभी कोई ओपन नहीं किया है, क्यों? ये गुप्त फाइल है। नहीं, इधर इधर तोड़ मोड़ जोड़ चल रहे हैं अभी तक। उनकी टीमें लगी हुई है, हमारी टीमें लगी हुई है और बढ़िया होगा। टाइम आने पे सब क्लियर हो जाएगा। इतनी बात हुई, इतना दबाव भी आपने बनाया, बहुत कोशिश की, लेकिन आपको कहीं छोटी सी कहीं चिंगारी लगी है कि हो सकता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, गलत है ही नहीं। हमारे पॉइंट जितने भी हमने पॉइंट रखे सब पॉइंट सही हैं, इसलिए तो दबने की ज़रूरी नहीं है। कब होने वाला है ये सम्मेलन और क्या? ये 11-12 नवंबर, स्थान फतेहनगर। ठीक है साहब, धन्यवाद।